जो ऑन 247 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2025 में जो बच्चे अपियर होना था साइंस में, है ना, उनका एग्जाम मैट्रिक का हो चुका है और वो बहुत ही कॉन्फिडेंस में है। इस तरह से उन्हें हमने पढ़ाया ही था और वो लोग भी मेहनत किए थे कि जो एग्जैक्ट एग्जाम के पहले 10 दिन पहले 5 दिन पहले हम लोग पढ़ रहे थे वही एग्जैक्ट प्रश्न बिल्कुल पेपर में छपा है। आज पेपर भी मेरे पास है ना, आ चुका है। हर एक ऑब्जेक्टिव को हमने देखा तो बहुत ही आसान कह सकते हैं आप, लेकिन उनके लिए जिसने मेहनत किया, एनसीईआरटी को ही पढ़ा, भारतीय भवन को ही पढ़ा, उनके लिए बहुत ही आसान प्रश्न आया है। और बिल्कुल अगर थोड़ा सा भी मेहनत जो किए होंगे बच्चे, वो पूरा 80 में 80 स्कोर करके आने वाले। बच्चों से बात भी हो रही है ना, सारे बच्चे कॉन्फिडेंस में साइंस का पेपर बहुत ही अच्छा हुआ है, बहुत ही अच्छा हुआ है। तो उसी के हम प्रश्न, जैसा कि आपको बोले हैं टारगेट टू बोर्ड, हम 5 प्रश्न आपके पास डेली लेकर के आएंगे डिस्कशन के लिए। तो उसी से जुड़ा हुआ आज प्रश्न जो एग्जाम में आ चुका है, पैटर्न इससे आपको पता चलेगा कि अगले बार जो आप अपियर होने जाएंगे एग्जाम में तो आपको किस तरह से प्रश्न से सामना होना है ना। तो अभी से मेहनत शुरू कर दीजिए और देखिए कैसे प्रश्न बिल्कुल आसान। आप उनसे बात करें, जितने भी स्टूडेंट मिलेंगे कि साइंस जिसने पढ़ा अच्छा से, कैसा एग्जाम गया है उसका। तो जैसा बात हुआ कि 5 प्रश्न के साथ डिटेल डिस्कशन लेकर के आएंगे, तो अभी हम 40 प्रश्न पूरा आपका जो 80 प्रश्न ही करवा देंगे पूरा का पूरा, है ना। बायोलॉजी सेक्शन के लिए टीचर हम आपको देंगे, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए हम डेली आपको पांच क्लास देकर के 5 ये क्वेश्चन का दे करके उसे हम कंप्लीट करवाएंगे। तो आज केमिस्ट्री का प्रश्न लिए हैं और आप देखेंगे कि कैसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ दिया है। कुछ 9th से भी प्रश्न आता है, वो भी आज आपको बताएंगे कि आप लोग 9th पढ़ के छोड़ देते हैं कि 9th का क्या काम है। 9th क्लास के सिलेबस से भी क्वेश्चन पूछा गया है आपका एग्जाम में। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं और बिल्कुल आप पेन पेपर लेकर के बैठे और नोट कीजिए कैसे एक एक क्वेश्चन से 5-5 क्वेश्चन निकल करके किस तरह से आता है। तो देखिए क्या है यहाँ पे, पहला डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा आपसे ब्लीचिंग पाउडर का कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। आप तो पढ़ चुके हैं पूरा विरंजक चूर्ण का कि कैसे बनता है ना, कि बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे हम लोग 40 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें प्राप्त होता है विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर, है ना। उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या ये है, नहीं है। ये किसका फॉर्मूला है, इसे भी आप याद कर लें, है ना। ये कली चूना का है, कैल्शियम ऑक्साइड कली चूना का फॉर्मूला है, यानी ये विरंजक चूर्ण का नहीं है। ये फॉर्मूला किसका है, कैल्शियम कार्बोनेट। आपको ध्यान रखना है ना। ये किसका है, तो आपका चूना पत्थर का है ना। ये भी ध्यान रखेंगे, देखिए कैसे कंप्लीट होगा आपका। यही फॉर्मूला आपका खड़िया भी कहलाता है ना। क्या कहलाता है, खड़िया कहलाता है। और यही फॉर्मूला संगमरमर का भी है, समझ गए ना। तो देखिए 3 फॉर्मूला, चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट, खड़िया भी कैल्शियम कार्बोनेट और संगमरमर भी कैल्शियम कार्बोनेट। हो गए ना 4 प्रश्न। तो 5 से 25 तो कहां ही गया है कि रहेगा 5 प्रश्न, लेकिन आप अगर पेन पेपर लेकर के बैठेंगे ना तो आपका 25 क्वेश्चन कंप्लीट होगा बिल्कुल एक क्लास में। नेक्स्ट देखिए क्या है, ये कैल्शियम क्लोराइड है, ये नहीं है, ये है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी यही है आपका विरंजक चूर्ण CaOCl2। तो विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला हो गया आपका CaO, और एग्जैक्ट फॉर्मूला पूछ दिया, इससे आसान और क्या हो सकता है। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है, तो विरंजक चूर्ण का सूत्र है CaOCl2। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। दूसरा प्रश्न, अम्लराज में HCl और HNO3 का अनुपात क्या है। अम्लराज हम आपको पढ़ाए हैं कि जब रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे आप धातु का क्रियाशीलता श्रेणी तत्वों का, तो उसमें सोना और चांदी बिल्कुल नीचे आता है। तो हम लोग पढ़े कि ना ये वायु से विक्रिया करता है, न जल से करता है और ना ही अम्ल से करता है, किसी से रिएक्शन नहीं करता सोना और चांदी। तो आखिर किससे रिएक्शन करता है ये, तो ये करता है अम्ल राज से। और अम्ल राज क्या होता है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये दोनों को जब मिला देते हैं 3:1 में, यानी 3 भाग रहेगा आपका, क्या रहेगा, HCl और 1 भाग रहेगा HNO3। तो ये 3:1 में जो मिला करके हम विलेन तैयार करते हैं, जो सॉल्यूशन हमारा तैयार होता है,
उसी को तो अम्लराज कहते हैं। अब इसी में घुल जाता है सोना और चांदी, रिएक्शन कर जाता है ना। अब जब सोना का आभूषण पुराना हो जाता है ना, थोड़ा उसका कलर कम जाता है, ब्राइटनेस उसका कम जाता है, तो हम लोग ले जाते हैं सोनार के पास, तो वो किससे साफ करता है? इसी अम्लराज से वो साफ करता है और वापस से सोने और चांदी की चमक आ जाती है। लेकिन इसमें सोना का कुछ भाग घुल भी जाता है, उस आभूषण का वजन कम भी हो सकता है। तो अम्लराज क्या है? तो HCl और HNO3 का मिश्रण है, जिसमें 3 भाग HCl है और 1 भाग HNO3 है। तो यही तो आपसे पूछा था कि किस अनुपात में वो मिले होते हैं। तो आपका ये हो जाएगा 3:1। एक प्रश्न हो गया आपका 2, 3। जो बनाए होंगे वो बच्चे भी देख सकते हैं कि आपने क्या टिक आउट किया है ना। लेकिन आपको देखने का सब तो आपको याद है, एग्जामिनेशन के पहले तो हम सारा करवा चुके थे। आप खुद ये तो बच्चे कर रहे थे कि वो 80 में 80 कर सकते हैं, लेकिन आपको करना 40 क्वेश्चन वहां पे, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये है लेड, ये हाइड्रोक्साइड वाला है, ये है ना, लेड हाइड्रोक्साइड से बना है, ये लवण है ना, साल्ट है। अब आपको पता है कि साल्ट बनता कैसे है ना। तो अम्ल और भस्म जब आपस में विक्रिया करता है तो लवण और जल बनता है, ये बात आपको पता है। ये लवण लिख दिया, यानी जरूर इसमें कोई ना कोई अम्ल होगा और कोई ना कोई भस्म होगा। लेकिन यहां पे आपसे क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन भी पहचानना होगा आपका, ये लवण कैसा है, कैसा होता है लवण। तो लवण होता है आपका समान लवण होता है, मिश्रित लवण होता है, अम्लीय लवण होता है, क्षारीय लवण होता है। कैसे पहचानेंगे आप? अब देखिए, सबसे पहले आपका दिया है समान लवण। समान लवण आपको ऐसे पहचानना है कि समान लवण जब बनेगा तो उसमें कोई विस्थापनशील योग हाइड्रोजन नहीं रहेगा। आर्हेनियस का पढ़े आप, है ना, कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुल करके H+ आयन देता है। भस्म के बारे में आर्हेनियस क्या बोले कि भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुल करके हाइड्रोक्साइड आयन देगा OH और अम्ल देगा H। तो ये जो समान लवण बनता है इसमें से हाइड्रोजन रहेगा ही नहीं। लवण है जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड एक लवण है आपका, क्या इसमें हाइड्रोजन है? नहीं है, ये समान लवण है। पोटेशियम क्लोराइड ले सकते हैं, सोडियम सल्फेट ले सकते हैं आप Na2SO4, इसमें हाइड्रोजन नहीं है। तो वैसे सभी लवण जिसमें विस्थापनशील या हाइड्रोजन, यानी उस हाइड्रोजन को रिमूव किया जा सकता है रिएक्शन करवा करके, तो अगर हाइड्रोजन उसमें नहीं है तो आप कह देंगे उसे कैसा लवण है? सामान्य लवण है। उम्मीद है आप समान लवण पाए। अभी चैप्टर आपको हम पढ़ाएंगे, जो 26 में अपियर होने वाले, अभी केमिस्ट्री तो शुरू हुआ है आपका, तो वहां हम बताएंगे। लेकिन अभी आपको याद रखना है कि वैसा कोई भी साल्ट, कोई भी लवण जिसमें हाइड्रोजन है ही नहीं, तो वैसे लवण को हम लोग कहेंगे सामान्य लवण। मिश्रित लवण ये मिला हुआ रहता है, इस नहीं पूछेगा आपसे, चाहे ये इसका कोई अलग से बात नहीं है ना। इसमें अब आ जाता है अम्लीय लवण, नाम दे दिया है बिल्कुल आपका उसमें, है ना, मिश्रित। अम्लीय लवण में क्या है, तो इसमें आपको हाइड्रोजन दिखेगा, समझ गए ना। इसमें क्या दिखेगा आपको? हाइड्रोजन। जैसे अम्ल के पहचान से आप याद कर लीजिए ना कि अम्ल जल में घुल करके H+ आयन देता है, तो यहां भी आपको पहचान लेना है कि अगर H है उसमें दिख रहा है अगर आपको H, तो आप फटाक से आप कह सकते हैं कि वैसे कैसा लवण होगा? अम्लीय लवण। अब देखिए यहां पे है हाइड्रोक्साइड, तो जिसमें आपको हाइड्रोक्साइड दिखेगा, है ना, जिसमें क्या दिखेगा? हाइड्रोक्साइड दिखेगा, वो हो जाएगा आपका क्षारीय लवण या भास्मिक लवण। ये हमारा PbOH जो है वो है हमारा कैसा लवण? क्षारीय लवण। समझ गए ना। ये बनता कैसे है, ये रिएक्शन में भी आपको हम बताएंगे, है ना, कि लेड हाइड्रोक्साइड लेते हैं PbOH का हाल्ट वाइज और उसका विक्रिया करा देते हैं HNO3 से, है ना। PbOH का हॉल 2 लेते हैं, रिएक्शन करेगा कौन? HNO3। आइए तो फिक्स है कि जब भी वो लवण बना है तो एक भस्म होगा और एक अम्ल होगा, और यहां से बन जाता है आपका PbOH और ये नाइट्रेट, और वापस इधर क्या बनेगा? जल बनेगा। ये तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि अम्ल भस्म आपस में विक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। तो यहां से आप उम्मीद है कि आप सामान्य लवण पहचान जाएंगे, अम्लीय लवण पहचान जाएंगे, भास्मिक लवण पहचान जाएंगे। H नजारत है, गायब है, सामान्य लवण, H उपस्थित है, अम्लीय लवण, और हाइड्रोक्साइड उपस्थित है तो वो क्षारीय लवण या भास्मिक लवण। ठीक है, नेक्स्ट आपका है
चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्न में सबसे अधिक अम्लीय कौन है? देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना, आपको वही तो टेस्ट करता है कि आप जो है एग्जामिनेशन के दबाव में हैं या कॉन्फिडेंस में है। जहां आत्मविश्वास आपका कम है परीक्षा में, शुरू में क्वेश्चन देख करके अब पूरा पेपर आपका खराब हो। इसलिए जो आप पढ़े हैं एग्जैक्ट हमसे पढ़े हैं, टेक्स्ट बुक से पढ़े हैं, तो आप देखेंगे कि इसमें जो आपको फैक्ट बताया गया है, केमिस्ट्री तो ऐसे है नहीं, रिएक्शन के बेसिस पे ही बात करते हैं हम लोग, तो जो भी बताया गया है वो अगर आपको उससे मिल रहा है तो आप उस पर पूरा ओवर कॉन्फिडेंस रहिए। क्योंकि दो ऑप्शन और भी एक्स्ट्रा ऐड करने लगा है, इनमें से कोई नहीं और इनमें से सभी, वहां पे हो जाता है कंफ्यूजन। अब इसमें एक वर्ड डाल दिया कि सबसे अधिक अम्लीय। हम लोग पढ़े थे कि कौन अम्लीय होता है और कौन क्षारीय, अब आगे सबसे अधिक अम्लीय कौन होता है। ये तो प्रबल अम्ल प्रबल भस्म वाली बात हो गई, लेकिन यहां आप पहचानिए, देखिए ये है कैल्शियम ऑक्साइड। हम लोग क्या पढ़े हैं, क्या बताएं आपको कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड जो होता है वो क्षारीय होता है ना, वो कैसा होता है, क्षारीय होता है। और अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं, अधातु ऑक्साइड है ना, अधातु का ऑक्साइड जो होता है वो अम्लीय होता है। समझ गए, ये बात आप याद रखेंगे तो ये प्रश्न बन जाएगा। कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ अधिक अम्लीय का। आप देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम धातु है उसका ऑक्साइड है ये, तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या होगा, क्षारीय होगा, क्योंकि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम भी धातु है, ये भी क्षारीय होगा। सोडियम का ऑक्साइड है Na2O, तो सोडियम भी धातु है, इसका ऑक्साइड भी क्षारीय होगा। तो अलग कौन हुआ हमारा, तो सल्फर डाई ऑक्साइड। कौन सा हो गया, सल्फर डाई, क्योंकि सल्फर अधातु है और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। एकदम आपको पहचानना है और कारण के साथ पहचानना है। डिटेल डिस्कशन का मतलब यही है कि जब डिटेल से हम आपको बता रहे हैं तो कारण के साथ आप पहचानिए कि कौन सा ऑक्साइड अम्लीय होता है, कौन सा ऑक्साइड क्षारीय होता है। और जिसमें दोनों गुण पाया जाता है, लेड का ऑक्साइड है ना, जिंक का ऑक्साइड, उसे द्विधर्मी ऑक्साइड या उभयधर्मी ऑक्साइड भी हम लोग बोलेंगे, क्लास में आएगा तो वहां भी बातें होंगी इसके बारे में। एक देखिए यही क्वेश्चन कह रहे थे आपका 9 टच किया कि निम्न संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में धातु है। अब ये संकेत दिया है कि कोई धातु ए है जिसका नीचे में ये क्या देता है, जो नीचे रहता है आपका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या, और ऊपर में रहता है आपका परमाणु भार। कभी कभी तो सिंपल ये पूछ लेता है कि 8 16 ऐसे दे देगा और कहेगा इसका परमाणु भार कितना है, परमाणु संख्या कितना है। तो आप याद रखेंगे कि जो टॉप पे रहता है, भार हम लोग कहां रखते हैं, सिर पे अपना रखते हैं, तो जो ऊपर में लगा हुआ है वो है आपका परमाणु भार, और जो नीचे में तत्व के लगा हुआ है वो है परमाणु संख्या। तो यहां देखिए आप क्या है कि 16 है इसका परमाणु भार और 8 है परमाणु संख्या। तो कह रहा है क्या ये धातु है, यही आपसे पूछा है। अब यहां पर हम कुछ आपको बात बताएंगे, आप ध्यान से देखेंगे, है ना। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 9 को टच किया है, 9 आप पढ़ के भी आए हैं तो देख लीजिए क्या है। धातु अधातु में पहचान का तरीका कि संयोजी इलेक्ट्रॉन के आधार पे आप कैसे पहचानेंगे, है ना। संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन से भी एक क्वेश्चन पूछा, देख रहे थे केमिस्ट्री में हम कि किसका संयोजी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो किसी भी तत्व के अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहता है लास्ट ऑर्बिट में, उसे हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जैसे देखिए यहां पर ये परमाणु संख्या, ये तत्व कोई है ए जिसका परमाणु संख्या है 8, कितना है 8। अब 8 इलेक्ट्रॉन को आप बांटिए, बांटने सीखे, पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 6, है ना। अधिकतम इलेक्ट्रॉन बांटने वाला 2n², पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8, तीसरा कक्षा में 18, चौथा कक्षा में मैक्सिमम 32। तो अब 6 इलेक्ट्रॉन आ गया। बी को बांटिए, परमाणु भार से इसका कोई लेना देना नहीं है। बी में क्या है 9, परमाणु संख्या 9 बटेगा 2 और 7। सी को बांटिए, सी में है परमाणु संख्या 12, 12 कैसे बांटेंगे आप लोग, 2 8 2। डी में आपका है 6, 6 को कैसे बांटेंगे, 2 और 4। अब देखिए धातु अधातु की पहचान कैसे करेंगे कि अगर कोई तत्व है आप उसे बांट रहे हैं
तो उसके अंतिम कक्षा में अगर 1, 2 या 3, 1, 2 या 3 लिखा हुआ दिख रहा हो तो बोल रहे हैं कि 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन अगर संयोजी सेल में है, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हो, 2 हो या 3 हो, तो वैसे सभी तत्व धातु कहलाएंगे, हाइड्रोजन को छोड़ करके, हीलियम को छोड़ करके, है ना, एक्सेप्शन में है। बाकी जितने भी तत्व हैं अगर अंतिम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो वो धातु कहलाएगा, है ना। अगर इससे ज्यादा है, अधातु है अगर, है ना, तो इसमें दिखेगा 4, 5, 6, 7, 8, है ना, 4, 5, 6, 7, 8, 8 वाला तो निष्क्रिय भी हो जाता है, तो 4, 5, 6, 7 दिखे तो वो हो जाएगा अधातु। तो अब पहचान लो धातु कौन है। ये क्या धातु हो सकता है? नहीं होगा, ये नॉन मेटल है यानी अधातु है, ये नहीं होगा हमारा आंसर, है ना। ये भी देखिए अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ये धातु है आपका, है ना, यही है आपका क्या है, धातु। 4 वाला भी नहीं होगा, समझ गए। तो यानी कि आपसे क्या टेस्ट करना चाहा कि इसे पता है कि नहीं कि ये रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, कि ऊपर में रहता है यहाँ पे परमाणु भार रहता है और यहाँ पे परमाणु संख्या रहता है, समझ गए। यहाँ पे परमाणु भार ये से इंडिकेट करते हैं, इसे जेड से। यहाँ पे रहता है परमाणु भार और यहाँ पे रहता है परमाणु संख्या, ये टेस्ट कर लिया। दूसरा आपसे क्या जानना चाहा कि इसे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन आता है कि नहीं। बोर-ब्यूरी वाला जो योजना था उस पे इनको डिस्ट्रीब्यूशन आता है कि नहीं, वो भी टेस्ट करना चाहा। उसके बाद क्या चेक करना चाहा आपसे कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं तो उसके आधार पे इलेक्ट्रॉन को अगर आपको कक्षा में बांटने आ जाता है तो उसके आधार पे आप पहचान पाते हैं कि नहीं कौन धातु है और कौन अधातु। बोर्ड वाले क्वेश्चन सेट करेंगे ही। 9 का पूरा आपका ब्रेन टेस्ट कर लिया कि 9 क्लास में जो पढ़ा वो जान रहा है कि नहीं। तो इस आधार पे हम लोग बता पाएंगे अब कि अंतिम कक्षा में अगर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रहता तो सर वो क्या रहता, धातु। और 3 से ज्यादा यानी 4, 5, 6, 7 है तो वो हो जाएगा अधातु। अब आसानी से कभी भी आपसे पूछ ले कैसे भी संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ता है, आप आराम से बता सकते हैं। तो पहले ही कहा गया कि बात क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है 5, लेकिन डिस्कशन के बाद आप 25 क्वेश्चन के मालिक बन चुके हो। आपके दिमाग में, आपकी कॉपी में 25 क्वेश्चन आ गया होगा और इस 25 क्वेश्चन के बदौलत आप एग्जाम में धीरे धीरे ही जुड़ना है। हम लोग को बहुत समय है, अभी तो हम पूरा सिखाएंगे आपको पहले साइंस, उसके बाद हम लोग अक्टूबर नवंबर से टारगेट करते हैं बोर्ड को, है ना। लेकिन ये 5-5 क्वेश्चन जो आएगा आप इस एग्जामिनेशन की तैयारी में धीरे धीरे आपको जोड़ते जाना है। एक बार आपको लगेगा कि आपके पास तो फिजिक्स केमिस्ट्री मिला करके, है ना, 1000 ऑब्जेक्टिव बन करके तैयार है। पूछेगा कितना? 40 ऑब्जेक्टिव, समझ गया। तो यहां भी ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से आप बता सकते हैं जो बहुत एक्टिव होगा बच्चा, जिसको पता होगा परमाणु संख्या से डायरेक्ट उसको तत्व का नाम वो डायरेक्ट कह सकता है, वो जानता होगा। 8 है परमाणु संख्या, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन धातु है नहीं है, है ना। 9 है फ्लोरीन, ये भी धातु नहीं है। 12 मैग्नीशियम, है ना, मैग्नीशियम क्या है, धातु है। 6 में तो आपके कार्बन है, अधातु है। तो इतना हम आपको समझाने के लिए बताए, एग्जामिनेशन में आपको इतना टाइम थोड़ी देना है। अगर आप पूरा केमिस्ट्री अच्छा से पढ़े तो आप यहां सीधा नाम टारगेट कीजिए कि 8 है परमाणु संख्या ऑक्सीजन, धातु नहीं है। 9 है परमाणु संख्या फ्लोरीन, धातु नहीं है। 12 है मैग्नीशियम, धातु है ना। 6 है कार्बन, अधातु है, धातु नहीं है। धातु पहचानना था तो डायरेक्ट बनाएंगे, लेकिन हम आपको यहां सिखा दिए संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, कैसे संयोजी इलेक्ट्रॉन को हम लोग ये इलेक्ट्रॉन को कैसे बांटते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन के आधार पे कैसे हम लोग धातु अधातु की पहचान कर सकते हैं। तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। और एक एकदम ऑब्जेक्टिव का कॉपी अलग आपको रखना है नोट, और उसमें डेली ऐड करना है 5 क्वेश्चन। और 5 से 25 कैसे बनता है आप अपने से यहां बनाएंगे कि जैसे कली चूना का फॉर्मूला ये हो गया, चूना पत्थर का ये हो गया, अम्ल राज में सोना चांदी अभिक्रिया करता है, सामान्य लवण क्या होता है, भास्मिक लवण क्या होता है, अम्लीय लवण क्या होता है ना, सारी बताए। धातु संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है ना, कौन सा ऑक्साइड अम्लीय होता है, कौन सा ऑक्साइड क्षारीय होता है। बिल्कुल आप देखेंगे लास्ट तक आपको बहुत सारा प्रश्न कंप्लीट होगा। इसी तरह के और भी आपको प्रश्न मिलता रहेगा, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अच्छा लगता है तो, और लोगों के पास शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।